नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 के द्वारा चंद्रमा की सतह पर रोवर को यूज करना एक चंद्रमा की सतह पर भविष्य की मानव बस्ती बनाने में एक अहम योगदान रहा। इस रोवर का नाम LRV था। LRV लाइट पावर्ड होने के कारण वह 7.6 किलोमीटर यात्रा करने में सक्षम था। LRV ओपन होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर यात्रा करने के दौरान स्पेस सूट जरूरी पहनना पड़ता था। इसके अलावा एक्स्ट्रा गैजेट भी पहनने पड़ते थे। इसके चलते अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर यात्रा करते समय और रिसर्च करते समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज वर्तमान की बात करें तो नासा ने 2024 या 2025 तक इंसान को वापस चंद्रमा पर ले जाने की एक आशा जताई है। उस अभियान के लिए मानव युक्त रोवर के डिजाइन के लिए जनरल मोटर्स और लॉकहीड कंपनियां का अहम योगदान है। उनका मानना है कि वे अपने लूनर रोवर को सेल्फ ड्राइविंग और ऑफ रोडिंग करने में सक्षम बताया है। उनका कहना है कि यह अतीत में इस्तेमाल किए गए रोवर्स की तुलना में अधिक दूरी और तेज यात्रा कर पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बहुत ऐसे कार्य करने में सक्षम होगा जिन्हें इंसान के लिए विक्टोरी प्राप्त करना जैसा होगा। जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया है कि दक्षिणी पोल पर टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से इंसान का वहां जाना मुश्किल होता है। ऐसे में रोवर का इस्तेमाल बर्फ का पानी इकट्ठा करने और अन्य मिनरल्स का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस नवीनतम रोवर में भी यह कमी है कि ये खुले होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को स्पेस सूट पहनना जरूरी होता है, जिसकी वजह से स्पेस यात्रा और जिसकी वजह से मून के सरफेस पर यात्रा और रिसर्च करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन टोयोटा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने इसके जवाब में एक अख्तरबंद रोवर की तैयारी कर ली है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बिना स्पेस सूट के चंद्रमा की सतह पर यात्रा कर सकेंगे। आइए जानते हैं चंद्रमा के इस नए मिशन के बारे में। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि JAXA और टोयोटा दोनों की ज्वाइंट रिसर्च से एक रोवर तैयार किया गया है, जिसका उन्होंने नाम लूनर क्रूजर रखा है। रोवर को चलाने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसे हम रोवर को चलने में सक्षम बनाने के लिए FCEV टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। FCEV के बारे में आपको बता दें, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी में FCEV एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को स्टोर नहीं करता है। FCEV हाइड्रोजन द्वारा संचालित होते हैं। इसे इंटरनल कंबस्टिंग इंजन, जिसमें लगातार पेट्रोल, डीजल और ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, वैसे ही FCEV में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भर रहता है। इसमें केवल जल वाष्प और गर्म हवा का उत्सर्जन होता है। फ्यूल सेल क्लीन पावर जनरेशन का एक मेथड है जो केवल पानी का उत्सर्जन करता है और उनके उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण
में बहुत सारी ऊर्जा को प्रदान कर सकता है, जिससे फ्यूल सेल प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो जाता है। अब बात करते हैं लूनार क्रूजर की। लूनार क्रूजर प्रोजेक्ट हेड ताकाओ सातो ने बताया कि व्हीकल का विचार इस बात पर आधारित है कि लोगों को कारों में सुरक्षित रूप से दूसरों के साथ खाते हैं, काम करते हैं, सोते हैं और बातें करते हैं, और बाहरी अंतरिक्ष में भी ऐसा किया जा सकता है। हम अंतरिक्ष को एक बार एक सदी के परिवर्तन के लिए एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। अंतरिक्ष में जाकर हम दूरसंचार और अन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं, जो मानव जीवन के लिए मूल्यवान साबित होगा। टोयोटा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी गिताई जापान ने लूनार क्रूजर के लिए रोबोटिक आर्म्स को डेवलप किया है, जिसे निरीक्षण और रखरखाव जैसे कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। टोयोटा लूनार क्रूजर का नाम टोयोटा लैंड क्रूजर से लिया गया है। इससे लैंड क्रूजर की तरह उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी क्वालिटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। टोयोटा लूनार क्रूजर पहले वाले रोवर के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। जहां LRV 7.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कर सकता था, यह 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस प्रोजेक्ट से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मनुष्य की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। वैसे दुनिया के वैज्ञानिक चंद्रमा या और किसी प्लेनेट पर ज़्यादा समय क्यों बिताना चाहते हैं? इस प्रोजेक्ट का मोटिव भी यही है। ये पृथ्वी के किसी भी मिशन से ज़्यादा रिस्की मिशन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास्ट में भेजे गए मून मिशन से हमें जो इन्फॉर्मेशन और सैंपल कलेक्ट किए गए, क्या उन पर हम पृथ्वी पर रिसर्च नहीं कर सकते? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी और मून के जियोग्राफिकल सिचुएशन, ग्रेविटी जैसे मेजर डिफरेंस की वजह से हम कामयाबी से एक कदम पीछे रहते हैं। हम मून जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक छोटे लेवल पर जीरो ग्रेविटी भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक कर पाना अभी तक के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। इसलिए हमें जिस प्लेनेट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तो हमें उस पर ज़्यादा समय बिताना होगा, रिसर्च को आगे बढ़ाना होगा, जिससे हमें सटीक इंफॉर्मेशन और शायद एक नई खोज से परिचित हो जाए, जिससे मानव जाति की आने वाली पीढ़ी को इस अनंत काल तक फैले ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने में कुछ मदद मिल सके।